तत्ववान करंट अफेयर्स का ये वीडियो जिसमें हम अभी तक जो टॉपिक देख लिए उनसे आगे के टॉपिक देखेंगे और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है ये हम देखने वाले हैं। जिलों की स्थिति क्या है, ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है उसके अकॉर्डिंग है। इसमें अब पीडीएफ जो आपको जिस प्रकार की देखने को मिलेगी, एक ही पीडीएफ से मतलब एक ही पेज से दो दो तीन तीन पेज बनाए गए हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके पीडीएफ, इसके लिए ऐसा किया गया है। तो सबसे पहले हम लिंग अनुपात की बात करते हैं। कितना है लिंग अनुपात नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वेक्षण के अनुसार? तो देखो लिंग अनुपात होता क्या है, पहले तो ये देखो, ये होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का लिंग अनुपात कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो सिवनी जिले में है। कहाँ पर है? सिवनी जिले में, इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। और सबसे कम जो है वो सीहोर जिले का है। किसका है? सीहोर जिले का है 894। ये जो आंकड़े हैं नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वेक्षण के अनुसार हैं, उसको देख रहे हैं। वहीं जन्म लिंगानुपात जो है ये 956 है और शहरी कितना है? 948 और ग्रामीण है 959। वहीं ये खंडवा जिले में देखें तो जन्म लिंगानुपात 1272 है। कितना है? 1272 है। इसमें से जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ना, सिर्फ वही याद रखने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ से ही आएगा। पेयजल के मामले में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण जो है ना, इसमें मध्य प्रदेश में न्यूनतम पेयजल वाला जो जिला है वो डिंडोरी है। और सर्वाधिक पेयजल आपको कहाँ मिलेगा देखने को? नरसिंहपुर में देखने को मिलेगा। बाल विवाह की स्थिति देखें तो बालाघाट में 4.4 बालाघाट में है, ये न्यूनतम है। और सर्वाधिक है राजगढ़ में। सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ होते हैं? राजगढ़ में होते हैं। महिलाएं जिनका विवाह वर्ष 18 से पहले हो गया है वे बाल विवाह की श्रेणी में आती हैं। इसमें और इस पेज में पूरे में और एक डाटा साक्षरता का महत्वपूर्ण है, इसके अलावा और कोई डाटा याद नहीं रखना है। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो झाबुआ है। कितना है? झाबुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। तो वैसे भी इंदौर 2011 की जनगणना के अनुसार भी है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण के अनुसार भी है। अब हम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं। देखो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र जो है वो 77,492.60 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 77,492.60 वर्ग किलोमीटर है। तो एक तो ये याद रखना है। कुल क्षेत्रफल का, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का ये जो हिस्सा है 25.14% है। कितना है? 25.14% है। जबकि भारत की वन भूमि का लगभग 10.8% है। टोटल भारत की वन भूमि का कितना है? 10.8% है मध्य प्रदेश में वन भूमि का हिस्सा। इतने आंकड़े याद रखने। इसके बाद शीर्ष 5 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनको देखें कि किस कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। तो सर्वाधिक है बालाघाट में। किसमें है? बालाघाट में। फिर छिंदवाड़ा में है, फिर बैतूल, फिर नंबर आता है श्योरपुर का और 5वें नंबर पर है सिवनी। बालाघाट में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, इतना याद रखना है। कितना पाया जाता है? जैसे ये दिया है आंकड़ा 4,923 वर्ग किलोमीटर, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक एक आंकड़ा याद रख लो। शीर्ष 5 जिले जो प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक हैं, तो बालाघाट में प्रतिशत के मामले में भी सर्वाधिक पहले स्थान पर है। उसके बाद आता है नाम श्योरपुर का और फिर आता है उमरिया का। ये परसेंट में है ना। वन क्षेत्र के मामले में बालाघाट पहले स्थान पर, छिंदवाड़ा दूसरे स्थान पर है। वहीं प्रतिशत के मामले में भी बालाघाट जो है वो पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो बालाघाट है। इसके बाद छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योरपुर और सिवनी का नाम आता है। अब हम न्यूनतम की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम में सबसे कम जो क्षेत्रफल है वनों का वो उज्जैन में देखने को मिलता है सबसे कम। और उसके बाद फिर शाजापुर का नाम आता है। किसका? उज्जैन। और फिर शाजापुर का नाम आता है सबसे कम वन क्षेत्र में। और परसेंट के मामले में देखें कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो परसेंट में भी उज्जैन ही पहले स्थान पर है। कौन सा? उज्जैन पहले स्थान पर है और शाजापुर अविभाजित रूप में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2021 सर्वेक्षण के अनुसार भिंड जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो पूछा जा सकता है 2021 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो भिंड जिले में हुई है। वहीं बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी देखी गई है। तो सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है भिंड जिले में और सर्वाधिक कमी देखी गई है बड़वानी जिले में।
सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। सामान्य सघन वन क्षेत्र वाला जिला भी बालाघाट ही है, और सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला है श्योरपुर। कौन सा है? श्योरपुर। तो इस पेज से सिर्फ इतने ही आंकड़े याद रखने हैं और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे। पहले तो आप स्क्रीन पर ये देखो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, है ना, कि नवीनतम पाठ्यक्रम जो एमपीपीएससी का आया है ना, उसकी यूनिट 6 है जो, उसमें सीधे लिखा हुआ है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। तो ये उससे संबंधित है। नीति आयोग निकालता है एक रिपोर्ट, है ना, एसडीजी इंडेक्स। इंडिया एसडीजी इंडेक्स जो निकालता है वो नीति आयोग निकालता है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। उसमें मध्य प्रदेश का स्थान रहा है कौन सा? 17वां। तो सतत विकास लक्ष्यों का जो सूचकांक है, इंडिया सूचकांक, उसमें 17वें स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। पहला पॉइंट। दूसरा, 2020-21 के इंडेक्स में किसने टॉप किया है? तो केरल ने टॉप किया है। किसने क्या टॉप किया है? केरल ने टॉप किया है। और यह इंडेक्स जो है पहली बार कब लॉन्च हुआ था? 2018 में लॉन्च हुआ था। पहली बार 2018 में लॉन्च हुआ था। वर्तमान में 2020-21 का चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान है 17वां और केरल ने किया है टॉप। अब हम सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति देखेंगे, तो एक एक लक्ष्य को देखते हैं, एक एक करके सभी को। तो पहला लक्ष्य जो है एसडीजी इंडेक्स का, पहला सतत विकास लक्ष्य है गरीबी से की पूर्णतः समाप्ति। तो याद रखना है कि पहला लक्ष्य का नाम याद रखना है, कौन सा है। तो पूछा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्यों में पहले क्रम पर है तो गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 24वां स्थान है। कौन सा है? 24वां स्थान है। गरीबी के मामले में प्रदेश का जो है देश में 24वां स्थान है। इस मापदंड पर राज्यों में तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम स्थान पर है। तो तमिलनाडु प्रथम स्थान पर और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम स्थान पर है। दूसरा जो इंडेक्स है वो है भुखमरी की समाप्ति। तो दूसरा लक्ष्य क्या है? दूसरा सतत विकास जो लक्ष्य है वो है भुखमरी की समाप्ति। इसमें जो याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का स्थान जो है 21वां है। कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? 21वां है। तो गरीबी के मामले में 24वां और भुखमरी के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान 21वां है। इस मापदंड में राज्यों में केरल तथा केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। तो केरल कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर, और चंडीगढ़ जो है वो प्रथम स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेशों में। सतत विकास लक्ष्य जो तीसरा है वो है स्व अच्छे स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो तीसरा लक्ष्य स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश का स्थान है 23वां। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 23वां। और पहले स्थान पर है गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है दिल्ली। राज्यों में गुजरात और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का नाम याद रखना है। इसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है ये चौथा लक्ष्य है। चौथे लक्ष्य के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को याद रखना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो 22वां है। बहुत बुरी स्थिति है, 22वें क्रम पर आता है। इस मापदंड में जो केरल राज्य है वो पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर। चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा के मामले में पहले स्थान पर है। लैंगिक समानता की बात करें तो 5वां लक्ष्य है लैंगिक समानता। कौन सा है? 5वां लक्ष्य है लैंगिक समानता। इसमें 9वें स्थान पर है देश में प्रदेश अपना। मध्य प्रदेश जो है वो 9वें स्थान पर है। इसमें पहला स्थान है छत्तीसगढ़ का, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पहला स्थान है। तो अभी तक हम 5 इंडेक्स देख चुके हैं, 5 लक्ष्य देख चुके हैं। तो पहला जो हमने देखा गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, जिसमें मध्य प्रदेश का 24वां स्थान है। उसके बाद हमने देखा भुखमरी की समाप्ति, जिसमें 21वां स्थान है। तीसरा था अच्छे स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो तीसरा लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इसमें 23वां स्थान है मध्य प्रदेश का। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में 22वां स्थान है और पहले स्थान पर केरल है। और लैंगिक समानता के मामले में मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है, जो कि 5वां लक्ष्य है। छठे लक्ष्य की बात करें तो छठा लक्ष्य है साफ पानी और स्वच्छता। साफ पानी और स्वच्छता, ये छठा लक्ष्य है। इसमें मध्य प्रदेश का स्थान है 10वें स्थान पर है मध्य प्रदेश, और पहले स्थान पर है गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप पहले स्थान पर है। वहीं सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश देश में 20वें स्थान पर है। सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा ये 7वां लक्ष्य है। इसमें मध्य प्रदेश का स्थान 20वां है। कौन सा है? 20वां है। एसडीजी लक्ष्य जो है 8वां, एसडीजी लक्ष्य गोल है जो 8वां, इसमें अच्छा काम और आर्थिक विकास से संबंधित है। इस मामले में प्रदेश का 14वां स्थान है। कौन सा है? 14वां स्थान है।
उद्योग एवं नवाचार के मामले में प्रदेश का स्थान 20वां है। तो उद्योग और नवाचार के मामले में प्रदेश का स्थान 20वां है। पहले स्थान पर राज्यों में गुजरात और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली याद रखना है। सतत विकास लक्ष्य 10 जो है उसमें आपको याद रखना है अच्छा काम व आर्थिक विकास। तो ये में 24वां स्थान है प्रदेश का। कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है प्रदेश का। अब हम आते हैं 10वें के बाद आते हैं 11वें पर। 11वां जो लक्ष्य है वो कहता है टिकाऊ विकास, शहरी टिकाऊ विकास और सामुदायिक विकास के बारे में। इसमें प्रदेश ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? 7वां। जिम्मेदारी के साथ उपभोक्ता उत्पादन 12वां लक्ष्य है। इसमें 11वां स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने। और टिकाऊ शहरी व सामुदायिक विकास, तो ये मुझे लगता है कि गलत प्रिंट हो गई है पीडीएफ, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। तो पीडीएफ नहीं, जो बुक है उसी में एरर है ना। तो इस पेज को स्किप कर रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, संशोधन के साथ आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कर देंगे चीज़ों को। तो कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी जाएंगी और वो आप आज शाम को ही उसको देख लेंगे। तो इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, तो उसको कर देंगे, है ना। तो उसको करेक्शन के साथ आप देख लेंगे, क्योंकि गलत पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस पीडीएफ में ही, इसमें बुक में ही कुछ गलतियां हो गई हैं प्रिंट करते समय। जैसे एसडीजी इंडेक्स अभी 8 देखा हमने और 10 देखा, एक समान है ना, तो ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं, तो उसको हम कर देंगे, है ना, आपको पिन कर देंगे, साथ ही कम्युनिटी में भी चेक कर लेना। तो जितने भी इंडेक्स हैं उनकी सारी की सारी जानकारी डाल दी जाएगी। राष्ट्रीय वायु स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो है, इसको जारी किया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने। किसने जारी किया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण में शहरों को उनकी ओर से उठाए गए कदमों के आधार पर रैंक दी जाती है। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य जो है ये 2024 तक 2.5 और PM 2.5 और PM10 के स्तर में 20 से 30% की कमी लाना लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। कब तक? 2024 तक। इस कार्यक्रम में 131 शहर शामिल हुए जो लगातार 2011 से 2015 के मध्य निर्धारित वायु गुणवत्ता मानक के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2026 तक इन शहरों में प्रदूषण कण के स्तर से 40% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। कब? 2026 तक। और 2024 तक जो लक्ष्य है वो याद रखना है PM 2.5 और PM10 के लिए, है ना। पर्टिकुलर मैटर होता है PM का फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों को देखें तो सरकार के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर को प्रथम, जबकि आगरा और थाने को दूसरा तथा तीसरा स्थान मिला है। तो इंदौर को मिला है पहला स्थान, दूसरे स्थान पर है आगरा और ठाणे है तीसरे स्थान पर। इस श्रेणी में 5वें स्थान पर है भोपाल और जबलपुर। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है भोपाल और जबलपुर है 12वें स्थान पर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले आंकड़ों में देखें तो इंदौर पहले स्थान पर है, याद रखना है, जबलपुर 12वें और भोपाल 5वें स्थान पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। 10 लाख तक की जनसंख्या की बात करें तो अभी तो हमने 10 लाख से अधिक की बात की। अब जो 10 लाख तक की जनसंख्या है जहाँ जहाँ उनकी बात करें तो इसमें महाराष्ट्र के अमरावती ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और आंध्र प्रदेश के गुंटूर का स्थान है। उज्जैन को 5वां और सागर को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में। और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को देखें तो इसमें हिमाचल प्रदेश के परवाणु जो है हिमाचल प्रदेश का, उसने पहला स्थान प्राप्त किया। किसने? हिमाचल प्रदेश के परवाणु ने। मध्य प्रदेश के स्मार्ट शहरों को मिले 7 कैटेगरी में अवार्ड। तो कौन कौन से? 8वें स्मार्ट सिटी एक्सपो में कुल 16 कैटेगरी में से इंदौर जबलपुर को 2-2 और भोपाल सागर एवं उज्जैन को 1-1 अवार्ड मिला है। इंदौर को बेस्ट स्टार्टअप और बेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी में, जबकि जबलपुर को गवर्नेंस एंड इकोनॉमी और सिटी लीडर कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तो इंदौर को किस कैटेगरी में मिला है? तो इंदौर को मिला है बेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी में और स्टार्टअप कैटेगरी में। वहीं जबलपुर जो है इसको गवर्नेंस एंड इकोनॉमी सिटी लीडर्स कैटेगरी में अवार्ड मिला है।
भोपाल को स्मार्ट पार्किंग कैटेगरी और सागर को क्लीन सिटी कैटेगरी में, उज्जैन शहर को महाकाल लोक के लिए अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में मध्य प्रदेश में से पहला मत जो है वो गिरीश गौतम ने डाला था। किसने डाला था पहला मत? गिरीश गौतम ने डाला था। और राष्ट्रपति के चुनाव में मध्य प्रदेश से एक विधायक के मत का मूल्य जो है वो 131 है। जब पॉलिटी की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कैसे ये निर्धारित होता है कि एक विधायक का मत का मूल्य कितना होगा। अभी वर्तमान में जो 2022 में चुनाव हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य था 131। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में मध्य प्रदेश से एक सांसद के मत का मूल्य जो था वो 770 था। कितना था? 770 था। पंचायत चुनाव 2022 की बात करें तो पंचायत चुनाव में सर्वाधिक मतदान अशोकनगर जिले की पंचायत में हुआ है। कहाँ पर? अशोकनगर जिले की पंचायत में। और पंचायत चुनाव में सबसे कम मतदान रीवा जिले की पंचायत में हुआ है। तो सर्वाधिक मतदान हुआ है अशोकनगर जिले की पंचायत में और सबसे कम हुआ है रीवा जिले की पंचायत में। पंचायत चुनाव में महिलाओं ने सर्वाधिक मतदान शिवपुरी जिले में किया है। कहाँ पर? शिवपुरी जिले में। और पुरुषों ने किया है अशोकनगर जिले में। तो सर्वाधिक महिलाओं ने मतदान शिवपुरी जिले में और सर्वाधिक पुरुषों ने किया है अशोकनगर जिले में। पंचायत चुनाव में नर्मदापुरम जिले मलोथर पंचायत पहली पिंक पंचायत बनी है। सीहोर जिले की 33 ग्राम पंचायतें समरस पंचायतें बनी। विभिन्न जनपदों के 7 वार्डों के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। मतपत्रों के लिए रंग निर्धारित किए जाते हैं। तो जो सफेद रंग था ये पंच के लिए और नीला रंग था सरपंच के लिए। वहीं पीला रंग जो था ये जनपद सदस्य के लिए था और जो गुलाबी रंग था जिला पंचायत सदस्य के लिए था गुलाबी रंग। तो सफेद रंग पंच के लिए, नीला रंग सरपंच के लिए, पीला रंग जनपद सदस्य के लिए और गुलाबी रंग जो है वो जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्धारित किया गया था। अब हम देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की। किसकी? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की बात करें तो देखो अभी हमने राष्ट्रीय वायु स्वच्छ सर्वेक्षण देखा है। अब हम बात कर रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की। ये जो सर्वेक्षण है जल शक्ति मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर स्वच्छ सर्वेक्षण रैंक जारी करता है। कौन करता है? एक तो ये याद रखना है, जल शक्ति मंत्रालय करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार उन जिलों को प्रदान किए गए हैं जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण समुदाय की भागीदारी कैसी रही है। 2022 में बेस्ट जोन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसके अंतर्गत? बेस्ट जोन के अंतर्गत। वहीं बेस्ट जोन के अंतर्गत शीर्ष जिला भोपाल को चुना गया है। भोपाल को पहला स्थान और जो इंदौर है इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है बेस्ट जोन में और जिले के मामले में भोपाल को पहला स्थान है। और कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय ग्रामीण। सुजलम 1.0 या 1.0 भी कह सकते हैं कैंपेन में मध्य प्रदेश को पहला स्थान और 2.0 में कैंपेन को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सुजलम जो 1.0 कैंपेन है इसमें प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार समारोह के में देश का प्रथम हर घर जल प्रमाणित जिला का पुरस्कार दिया गया है। किसको? बुरहानपुर जिले को दिया गया है मध्य प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार, जिसमें देश का प्रथम हर घर जल प्रमाणित जिला पुरस्कार दिया गया है बुरहानपुर जिले को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना ने पहला स्थान प्राप्त किया है और छोटे राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में समग्र शीर्ष जिले की श्रेणी में भिवानी हरियाणा पहला स्थान पर है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सुजलम 1.0 और 2.0 गंदा जल का न्यूनतम ठहराव सुनिश्चित करने तथा गांव के तालाबों में से बहाने पर रोक लगाने के लिए सोख गड्ढों, लीच पिट्स, मैजिक पिट्स के माध्यम से गंदले जल के प्रबंधन के लिए DDWS द्वारा सुजलम 1.0 और 2.0 अभियान शुरू किया गया था। किसके द्वारा? DDWS के द्वारा। सुजलम 1.0 को 25 अगस्त 2021 से और सुजलम 2.0 को 22 मार्च 2022 से शुरू किया गया था।
अब हम बात करते हैं 17वां भारतीय प्रवासी दिवस की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित किया गया है। तो कब किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है ये पहली बार। कब? 8 से 10 जनवरी 2023 को। और कहाँ पर? इंदौर में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो जो प्रवासी हैं अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये थीम थी 2023 का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था 17वां, उसमें 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो आमंत्रित सदस्य रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में हुआ। युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर ऑस्ट्रेलिया की सांसद महामहिम सुश्री जनेटा मैस्क्रेनहॉस सम्मानीय अतिथि थी हुई। तो ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये है ऑस्ट्रेलिया के सांसद। कौन? जनेटा मैस्क्रेहॉन क्या थी? ये सम्मानीय अतिथि थी। मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति आए थे। कौन? मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे। और विशेष अतिथि के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के, इनको बुलाया गया था। 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस आयोजन का समापन किया। कब? 10 जनवरी 2023 को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो मनाने का कारण है महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आने से जुड़ा है। इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे 9 जनवरी 1915 को। लक्ष्मीमल सिंह भी प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने के पीछे स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंह भी के दिमाग की उपज थी। उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर दिए एक प्रतिवेदन में कहा था कि भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान कितना अहम है। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2003 में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। किसने? विदेश मंत्रालय ने। कब? 2003 में। हालांकि इसे 2015 में बदलकर हर 2 वर्ष में मनाने का फैसला लिया गया है। तो पहले प्रति वर्ष मनाया जाता था, अब हर 2 वर्ष में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं? हमें देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। विश्व की लगभग 500 बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारतीय मूल के ही हैं। एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय पाल सिंह भारतीय मूल के ही हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, ये कमला हैरिस की फोटो है जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। ये ऋषि सुनक हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ये शांतु नारायण हैं जो कि एडोब के सीईओ हैं। ये गूगल के सीईओ की फोटो दिख रही है आपको, सुंदर पिचाई है ये। और अरविंद कृष्णा है, ये कौन है? अरविंद कृष्णा है जो कि आईबीएम के सीईओ हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और जो अजय पाल सिंह हैं ये वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं। जो भारतीय प्रवासी दिवस है इसमें 5 विषयगत पूर्ण सत्र किए गए हैं और इसमें अलग अलग मंत्री शामिल हुए थे। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, तो आपको एक बार पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं G20 सम्मेलन की। किसकी? G20 सम्मेलन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है G20 सम्मेलन। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक की अवधि में G20 समूह की अध्यक्षता की। इस अवधि में देश के विभिन्न स्थानों पर 190 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ बैठकों का आयोजन यहाँ पर दिया हुआ है जो मध्य प्रदेश में हुई हैं। तो पहली बात तो यह है कि G20 का आयोजन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 2022 को किया गया। कब? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की अवधि तक किया गया। इसमें क्या क्या किया गया है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में 16 से 17 जनवरी को G20 समूह की थिंक टैंक की बैठक भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई है। तो G20 की जो थिंक टैंक की बैठक है वो भोपाल में आयोजित की गई। और जो कृषि कार्यक्रमों की बैठक है वो इंदौर में की गई। किसकी? कृषि कार्यों की। यहाँ पर बहुत सारी बैठकें दी हुई हैं, तो इनको देख लेना है। सिर्फ ये सब बैठकें याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना याद रखो कि G20 का आयोजन इस बार भारत में किया गया था। और कब किया गया है? 1 दिसंबर 2022 को पहली बैठक से ये चलता रहा 30 नवंबर 2023 तक।
हाँ, G20 के इतिहास की बात कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित देशों की। तो इसका गठन हुआ है, यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का संगठन हुआ करता है G20। इस संगठन का जो पहला सम्मेलन है दिसंबर 1999 में जर्मनी के राजधानी बर्लिन में हुआ था। G20 का जो पहला सम्मेलन है कहाँ हुआ है? राजधानी बर्लिन में हुआ है, जर्मनी की राजधानी। कब? 1999 में। वर्ष 2008 में दुनिया में भयानक मंदी का सामना किया। इसके बाद इस संगठन में बदलाव हुए और शीर्ष नेताओं में के संगठन में तब्दीली कर दी गई। इसके बाद यह निश्चय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्र नेताओं की बैठक होगी। वर्ष 2008 में अमेरिकी की राजधानी वाशिंगटन में इसका आयोजन किया गया और G20 समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रॉइका द्वारा समर्थित है। किसके द्वारा? ट्रॉइका द्वारा इसकी अध्यक्षता जो है वो समर्थित है। पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रॉइका में क्रमशः इंडोनेशिया। तो पिछले अध्यक्ष जो था, अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने, वर्तमान में भारत ने की है और अगला जो देश होगा वो ब्राजील होगा। कौन सा होगा? ब्राजील होगा। अब हम देखते हैं G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ग्रुप ऑफ 20 के सदस्यों की बात करें तो इसमें कोरिया गणराज्य, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, तुर्की, मेक्सिको, अर्जेंटीना, जापान, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और रूस भी इसमें शामिल है। चर्चित पुस्तकों की बात करें तो कुछ चर्चित पुस्तकें हैं जिनमें याद रखना है। तो देखो, मध्य प्रदेश के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनमें एक तो आपको याद रखना है भारत की शताब्दी। कौन सी? भारत की शताब्दी। ये किसकी है? ये कमलनाथ जी की है। भारत की शताब्दी याद रखना है। इसके नीचे ही लिखा है मध्य प्रदेश की विकास गाथा, शिवराज सिंह चौहान की बुक है ये, इसको भी याद रखना है। सागर जिले से संबंधित हैं गोविंद नामदेव, इनकी बुक है मधुकर साय बुंदेलखंड का नायक, इसको भी याद रखना है। तो गोविंद नामदेव की कौन सी बुक है? मधुकर साय बुंदेलखंड का नायक। तो पहली जो बुक याद रखनी है भारत की शताब्दी, किसने लिखा है इसको? कमलनाथ जी ने लिखा है। दूसरी रखनी है श्री शिवराज सिंह चौहान जी की याद, मध्य प्रदेश की विकास गाथा। गोविंद नामदेव की जो बुक है वो है मधुकर साय बुंदेलखंड का नायक, ये याद रखनी है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने एक बुक निकाली है मध्य प्रदेश और महात्मा गांधी, ये भी याद रखना है। अमृतलाल बेगड़ की सौंदर्य की नदी नर्मदा, कौन सी? सौंदर्य की नदी जो नर्मदा है, यह याद रखना है ना। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने निकाली है मध्य प्रदेश और गांधी, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़। अनकहा लखनऊ लालजी टंडन की है। किसकी है? अनकहा लखनऊ जो है वो लालजी टंडन की है। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये पंकज श्रीवास्तव की है। किसकी है? पंकज श्रीवास्तव की है। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। आयाम जिंदगी के डॉक्टर मीनू पांडे नयन की है। आयाम जिंदगी के। एंथोनी डीसा की है द डिसरोबिंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज। एक और महत्वपूर्ण बुक है जज यूआर जजमेंट, ये भी याद रखनी है आपको। न्यायाधीश नरेश कुमार गुप्ता की है ये। देवयानी और शिवरंजनी ने साथ में लिखी है सरस्वती रजमणि, एक भूली बिछड़ी जासूस। सुरभि नौगजा की जो बुक है ये याद रखनी है तुम प्रेम हो। क्या है? तुम प्रेम हो। डॉक्टर साधना गंगराड़े की जो बुक है मन का मोंगरा, यह भी याद रखनी है। और महेश श्रीवास्तव की जो बुक है ये सूर्यांश का प्रयाण, क्या है? सूर्यांश का प्रयाण याद रखनी है। सूर्यांश का प्रयाण महेश श्रीवास्तव की बुक है, इसको याद रखना है। भारत निर्वाचन आयोग की विशेष बुक है जो भारत निर्वाचन आयोग की द पावर ऑफ वन वोटर, ये याद रखनी है। द पावर ऑफ वन वोटर, भारत निर्वाचन आयोग। रंजना चित्तले की बुक है जनजातीय योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता का संघर्ष, ये पूछी जा सकती है। यूनिट 10 से भी संबंधित है ये, है ना। यूनिट 10 से भी संबंध खा रही है और मध्य प्रदेश जीके से भी और साथ ही करंट अफेयर से भी। तो किसी भी यूनिट को में इसको पूछा जा सकता है। जनजातीय योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता का संघर्ष, ये किससे संबंधित है? तो ये लिखी है रंजना चितले ने। अभी तक जो बुकें देखी हैं उनको एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो,
सबसे पहले हमने बात की भारत की शताब्दी, ये कमलनाथ जी ने लिखी है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश की जो विकास गाथा है ये शिवराज सिंह चौहान ने लिखी है। मधुकर सहाय बुंदेलखंड का नायक, ये बुक है गोविंद नामदेव की। और मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की जो बुक है मध्य प्रदेश और महात्मा गांधी। अमृतलाल बेगड़ की जो बुक है विशेष रूप से याद रखना है आपको, कौन सी है? अमृतलाल बेगड़ की जो बुक है उसे विशेष रूप से आपको याद रखना है, सौंदर्य की नदी नर्मदा। कौन सी है? सौंदर्य की नदी नर्मदा। लालजी टंडन की है अनकहा लखनऊ। और पंकज श्रीवास्तव की है जंगल रहें ताकि नर्मदा बचे। इसके बाद जो आपको विशेष रूप से याद रखना है न्यायाधीश नरेश कुमार गुप्ता की, ये है जज यू आर जजमेंट। महेश श्रीवास्तव की बुक को भी याद रखना है, सूर्यांश का प्रयाण। क्या है? सूर्यांश का प्रयाण। भारत निर्वाचन आयोग की जो बुक है उसे भी याद रखना है। क्या है बुक? द पावर ऑफ वन वोटर। और रंजना चितले की तो आपको रट लेनी है, बिल्कुल याद कर लेना है, जनजातीय योद्धा, स्वाभिमान और स्वाधीनता संघर्ष, ही याद रखनी है। कुछ अन्य बुकों में देखें तो देवयानी मुखर्जी की जो बुक है, देवयानी मुखर्जी की, ये है द डॉटेस लाइन्स। द डॉटेस लाइन्स नोट, द डॉटेस लाइन्स भूरीबाई की आत्मकथा से संबंधित है। देवयानी मुखर्जी इसकी लेखक हैं। चलो चलते हैं अपने गांव। ये जो बुक है इसको लिखा है कृष्ण मुरारी त्रिपाठी ने। किसने लिखा है? चलो चलते अपने गांव, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी ने। जो स्टूडेंट इस वीडियो को गांवों से देख रहे हैं, गांव में बैठकर देख रहे हैं, तो एक बार अपने अपने गांव का नाम जरूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो को कहाँ कहाँ से आप देख रहे हो। अगर गांव नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जिला भी बता सकते हो कि इस जिले से संबंधित हो, तो हमें भी ये पता चल सके कि किस किस जिले के बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो जो ताई बुक है ना, ताई सुमित्रा महाजन, इसको लिखा है मेघा क्रीट सोमैया ने। किसने लिखा है? मेघा क्रीट सोमैया ने। और काव्य पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। अलविदा कोरोना जो बुक है ये है सारिका घारू की। किसकी है? सारिका घारू की है अलविदा कोरोना। मौजे नर्मदा बुक है उर्दू अकादमी की। तो किसने निकाला है मौजे नर्मदा बुक को? उर्दू अकादमी की है मौजे नर्मदा। मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, कौन सी? मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट जो है ये है डॉक्टर दंतु मुरली कृष्णा की। किसकी? दंतु मुरली कृष्णा की। 1857 की क्रांति और नीमच, ये जो बुक है सुरेंद्र सकावत की है। किसकी है? सुरेंद्र सकावत की। और वायरस से वैक्सीन तक, ये जो बुक है, ये पुस्तक है, ये है श्री आदित्य श्रीवास्तव की। किसकी है? आदित्य श्रीवास्तव की। और महेश श्रीवास्तव की कौन सी बुक है अभी हमने देखी है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि आपको याद रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है। आजादी बनाम फांसी अथवा काला पानी, ये जो बुक है श्री रघुनंदन शर्मा की है। किसकी है? श्री रघुनंदन शर्मा की है। कोरोना से डरो ना, इसे है हराना, ये है ए के चौधरी की। और नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा, नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा सुश्री भारती ठाकुर की है। किसकी है? सुश्री भारती ठाकुर की ये बुक है। इसके बाद जो आपको याद रखनी है वो रखनी है प्रयास प्रतिबिंब। प्रयास प्रतिबिंब आनंदीबेन पटेल की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। कैलाश मडवैया की बुक है कितने पानी में हैं आप, कैलाश मडवैया की। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर जो हैं उनको। तो देखो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अभी गोविंदा जी हैं। और मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर हैं चेतन सोलंकी। ममता अभियान के लिए माधुरी दीक्षित को चुना गया है। कौन है ममता अभियान के लिए? माधुरी दीक्षित। ये तो आपको जल्दी याद रह जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर 2023 जो है इसके लिए बुलबुल पंजारे को चुना गया है। और सौर ऊर्जा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मध्य प्रदेश में वो हैं चेतन सोलंकी। कौन है? चेतन सोलंकी। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए ब्रांड एम्बेसडर रोशनी भदौरिया हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मोटा अनाज बाजरा लहरी बाई। कौन है? लहरी बाई। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण की बात करें तो श्रीमती जानकी मीना जो हैं इससे संबंधित हैं, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। कुछ अन्य को देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए सारिका घारू का नाम याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और सारिका घारू की जो अभी हमने बुक देखी है, कौन सी है सारिका घारू की बुक? तो सारिका घारू की बुक है अलविदा कोरोना। कौन सी है? अलविदा कोरोना। इसे याद रखना है क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर हैं राज्य निर्वाचन आयोग की।
मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं भूरीबाई, और क्रिस्प स्पोर्ट्स प्रोमोटिंग के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं विवेक सागर। कौन है? विवेक सागर। जल्दी से कमेंट करके बताइए विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मध्य प्रदेश में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं रानी राणा हैं, और ममता जागरूकता अभियान के दिव्यांग एम्बेसडर बनाए गए हैं धर्मेंद्र भंडारी, और ममता अभियान की कौन है? माधुरी दीक्षित हैं। लाडो अभियान के लिए इशिता विश्वकर्मा का ब्रांड एम्बेसडर हैं, और सीधी पर्यटन विभाग के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं मान्या पांडे। कौन बनाई है? मान्या पांडे। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, देखो राज्य निर्वाचन आयोग की तो ब्रांड एम्बेसडर हैं सारिका घारू, लेकिन जो मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के दिव्यांग के ब्रांड एम्बेसडर है ना, उनको वो बनाए गए हैं नर्मदिया। कौन? नर्मदिया। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की नवीन नियुक्तियां कि कौन कौन सी नवीन नियुक्तियां मध्य प्रदेश में की गई हैं। तो देखो श्री संजय बंदोपाध्याय जो हैं, इनको कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? श्री संजय बंदोपाध्याय। तो श्री संजय बंदोपाध्याय जो हैं ये कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री अशोक तिवारी को चुना गया है, और श्री राघवेंद्र कुमार सैन जो हैं ये मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। कौन? राघवेंद्र कुमार सैन। श्री लक्ष्मी नारायण गोरा जो हैं ये वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाए गए हैं, और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया। मध्य प्रदेश जनसंपर्क के आयुक्त हैं विवेक पोरवाल। कौन है? विवेक पोरवाल। मध्य प्रदेश योग आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं वेद प्रकाश शर्मा। याद रख सको तो रख लेना, नहीं तो जरूरी नहीं है। हाँ, ये याद रख लेना मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सुनवर पटेल। कौन है? सुनवर पटेल। इसमें जो और याद रखना है वो है मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं मध्य प्रदेश युवा आयोग के, वो हैं डॉक्टर निशांत खरे। इसके अलावा कोई सी भी नियुक्तियां याद नहीं रखनी, और अगर आप याद रखना चाहते हो तो पीडीएफ मिल ही जाएगी। तो पीडीएफ के लिए क्या करना है? आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है अधिकारी बाबू एमपीपीएससी। इतना लिखेंगे आप तो हमारा ग्रुप आ जाएगा। जिस नाम से जिस लोगो लगा हुआ है जो यूट्यूब पर, वही टेलीग्राम ग्रुप की डीपी पर भी लगा है, तो उसको आप देख लेना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है श्रीमती बीरा राणा का। श्रीमती बीरा राणा को मध्य प्रदेश शासन का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। इन्होंने इकबाल सिंह बैंस के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य सचिव का पदभार संभाला है, और बीरा राणा मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव का पद संभालने वाली निर्मला बुच के बाद दूसरी महिला है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जो बीरा राणा है मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के पद पर हैं, दूसरी महिला हैं। अर्चना खरे की बात करें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच पर अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में अर्चना खरे की नियुक्ति हुई है। आप इस पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला हैं। कैसी हैं? प्रथम महिला हैं, इसलिए ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है अर्चना खरे का। अच्छा, मध्य प्रदेश में जो स्थानों के नाम परिवर्तन हुए हैं ना, तो उनको देख लेते हैं ना। तो नीमच मेडिकल कॉलेज जो है ना, इसका पहले नाम था नीमच मेडिकल कॉलेज, और अब वर्तमान में नाम हो गया है वीरेंद्र कुमार सखलेचा मेडिकल कॉलेज। बरखेड़ा पठानी जो है भोपाल में, इसको पहले बरखेड़ा पठानी के नाम से जाना जाता था, इसे स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाएगा। नसरुल्लागंज सीहोर में है, इसको अब भैरुंदा के नाम से जाना जाएगा। और ऐशबाग हॉकी स्टेडियम भोपाल में जो है, इसको स्वर्गीय कैलाश सारंग हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, ऐशबाग हॉकी स्टेडियम को। शासकीय महाविद्यालय बड़गोना की बात करें तो सरदार विष्णु सिंह गौड़ के नाम से जाना जाएगा। अब इस महाविद्यालय को, जो शासकीय महाविद्यालय बड़गोना है, इसको सरदार विष्णु सिंह गौड़ के नाम से जाना जाएगा। और मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग एवं योजना आयोग था, इसको अब मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे आप पहले से ही जानते हो। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना जो है, अब इसको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के नाम से जाना जाएगा। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना जो चलाई जा रही थी, उसको अब मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के नाम से जाना जाता है। जोबट सिविल हॉस्पिटल जो है झाबुआ की, उसको छीतू किरार सिविल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। हांडिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को बाबा सिद्धनाथ परियोजना हरदा के नाम से जाना जाएगा। और तलैया फील्ड मैदान जो पन्ना में है, उसे जुगल किशोर जू मैदान के नाम से जाना जाएगा।
मध्य प्रदेश व्यावसायिक मंडल को अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के नाम से जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश व्यावसायिक मंडल को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। नया गांव थाना सतना में है जो, उसको चित्रकूट थाने के रूप में बदला गया है। क्या कहा गया है? चित्रकूट थाना। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और जो मिंटो हॉल है उसे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के नाम से जाना जाएगा। किसको? मिंटो हॉल को। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो मानपुर में है, इसको टांट्या भील स्वास्थ्य केंद्र मानपुर के नाम से जाना जाएगा। तो मिंटो हॉल को जाना जाएगा कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के नाम से। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नया गांव थाना को चित्रकूट थाना, और मध्य प्रदेश व्यावसायिक मंडल है, इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया गया है। महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ था, उसको महिला सुरक्षा शाखा कहा जाएगा, और इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसे अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहा जाएगा, जो ISO प्रमाणित देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और इसे टांट्या भील रेलवे स्टेशन कहा जाएगा, यह भी याद रखना है। MR10 बस स्टैंड जो इंदौर का है, उसे टांट्या भील बस स्टैंड के नाम से जाना जाएगा। तो अच्छा, याद क्या रखना है? एक तो इस्लाम नगर याद रखना है, इसको अब जगदीशपुर कहा जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को याद रखना है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहा जाता है अब। पातालपानी रेलवे स्टेशन को अब टांट्या भील रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जो है, इसको राजा शंकर साय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा, इसको भी याद रखना है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं ना। होशंगाबाद को नर्मदापुरम, और पोषण वाटिका किचन गार्डन जो है उसको माँ की बगिया कहा जाता है। इटालियन गार्डन जो है ग्वालियर का, इसको आदि शंकराचार्य गार्डन के नाम से जाना जाता है। बैरागढ़ रेलवे स्टेशन को अब संत हिरदराम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। और जो अर्ध घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जैसे जनजाति विभाग था, उसको विमुक्त जन घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु विभाग के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद बाबरी घाट जो है उसको बलरामपुर घाट कहा जाएगा, और बाबई जो था, बाबई को अब माखन नगर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? माखन नगर। शिवपुरी ग्राम जो कि टीकमगढ़ में है, शिवपुरी ग्राम, इसको कुंडेश्वर धाम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कुंडेश्वर धाम। भंवरकुआं चौराहा इंदौर में है, इसको टांट्या भील चौराहा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भंवरकुआं चौराहे को, जो कि इंदौर में है, इसको टांट्या भील चौराहा कहा जाएगा। राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग जो है, इसे मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग कहा जाएगा। तो मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग जो है, इसका भी नाम याद रख लेना है, इसको मध्य प्रदेश धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग कहा जाएगा, और आदिम जाति कल्याण विभाग को मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग के नाम से जाना जाएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, तो ये याद रख लेना, एक बार PDF से ही पढ़ लेना है ना, तो आपको निश्चित रूप से चीजें याद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के जो निधन हुए हैं उनको देखते हैं। तो पहला नाम है, ये पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, श्री RC साहनी। कौन है? RC साहनी 1972 बैच के IAS ऑफिसर हैं। उन 2006 से 2010 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं श्री RC साहनी। इनका जो है निधन हो गया है, और उसके बाद उन्हें नर्मदा विकास प्राधिकरण का चेयरमैन भी बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, और मध्य प्रदेश नर्मदा विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी रहे हैं। श्री RC साहनी, इनका निधन हो गया है। निर्मला बुच जो कि प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई थी, और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, इनका भी निधन हो गया है। ये भी पूर्व मुख्य सचिव रही हैं। निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, कब? 1991 से 1993 तक। जयदीप गोविंद की बात करें तो ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रहे हैं। MP वाणिज्य कर अपील बोर्ड के अध्यक्ष जगदीप गोविंद का निधन हो गया है। विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रहे हैं ये। कौन? जगदीप गोविंद। तो अभी हमने देखो, पहले देखा श्री RC साहनी को, फिर हमने निर्मला बुच की बात की, और फिर हमने जगदीप गोविंद को देखा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम है सरताज सिंह। किसका? सरताज सिंह महत्वपूर्ण नाम है, सरताज सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं सरताज सिंह, इनका भी निधन हो गया है। अभय छजलानी जो हैं,
इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री अभय छजनानी 23 मार्च 2023 को इनका निधन हो गया है। ये पत्रकारिता से संबंधित हैं अजय छजलानी। प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सेन जो है ये संपादक हैं और इनका भी निधन हो गया है। राजेंद्र पाठक मध्य प्रदेश किसान आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र पाठक, इनका भी निधन हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन 92 वर्ष की उम्र में हुआ। लता मंगेशकर जो जन्म है इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उनका मूल नाम हेमा था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। 1946 में उन्होंने अपनी सेवा के लिए अपना पहला हिंदी फिल्म पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया और इनको 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। किन्हें? लता मंगेशकर जी को। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती इनका भी निधन हो गया है और ये सिवनी जिले से संबंधित हैं। तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जो है इनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। ये स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं मोतीलाल वोरा। श्री कुट्टी मेनन जो हैं ये समाज सेवा से संबंधित हैं, इनका भी निधन हो गया है। अरविंद त्रिवेदी कलाकार हैं। रामायण धारावाहिक में रावण का जो भूमिका है, रावण के रूप में भूमिका निभाई थी अरविंद त्रिवेदी ने और ये उज्जैन से संबंधित हैं। तो जिसे आप रावण दशानन के रूप में रामानंद रामायण में देखा है आपने, उनका मूल नाम जो है वो अरविंद त्रिवेदी है और इनका संबंध जो है वो उज्जैन से है। जगदीप कलाकार हैं। फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी है और ये दतिया जिले से संबंधित हैं जगदीप। रमेश चंद्र लाहौटी की बात करें तो ये पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमेश चंद्र लाहौटी का जन्म गुना में हुआ था और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश भी रहे हैं। भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक अपने पद पर सेवाएं दी हैं। भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे रमेश चंद्र लाहौटी जो गुना जिले में जन्मे थे। गुणसागर सत्यार्थी ये साहित्यकार हैं। एक थी राय प्रवीणा इनका उपन्यास है ना, किसका? गुणसागर सत्यार्थी का। कुंडेश्वर टीकमगढ़ से संबंधित हैं। मधुलिका रावत की बात करें तो ये शहडोल से संबंधित हैं और भारतीय सेना के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी थी। तो मधुलिका रावत जो है इनका भी निधन हो गया है। वरुण सिंह 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। वरुण सिंह को ये भोपाल से संबंधित हैं, ग्रुप कैप्टन रहे हैं, इनका निधन हो गया है। जितेंद्र वर्मा कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में नायक जितेंद्र वर्मा जी की मृत्यु हो गई है जो सीडीएस बिपिन रावत की सुरक्षा में तैनात थे। ये सीहोर जिले से संबंधित हैं जितेंद्र वर्मा, ये नायक के रूप में इनको निधन हो गया है। शरद यादव जो हैं वो राजनेता हैं, नर्मदापुरम जिले से जुड़े हुए हैं और जिले के बंदई गांव में एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया है। किस दल के? जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं शरद यादव। जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं शरद यादव। इन्हें यहीं से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। शरद यादव संभवतः भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। शरद यादव को इस प्रकार से आपको याद रखना है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की बात करें तो ये पत्रकार हैं। वेद प्रताप वैदिक भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी प्रेमी हैं थे। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा नवभारत टाइम्स में अपनी सेवाएं दी हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने। श्री ओपी कोहली की बात करें तो ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं, इनका निधन हो गया है। और बंसी कौल जो है प्रख्यात रंगकर्मी हैं। बंसी कौल, इनको कालिदास सम्मान दिया गया है 2015-16 का। मशहूर शायर व गीतकार जिन्होंने कई फिल्मों में अपने गीत दिए हैं, राहत इंदौरी, इनका भी निधन हो गया है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रहे हैं।
राहत इंदौरी। मन्नू भंडारी की बात करें तो ये कहानीकार रही हैं। मन्नू भंडारी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, तो ये याद रखना है आपको, महेंद्र कुमारी। आपकी हिंदी की प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कहानी थी इनके द्वारा लिखित रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान और महाभोज मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 की। 23 मार्च 2023 को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंच के मंच से इस नीति की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। किस नीति की? युवा नीति 2023 की। इसका जो विजन है, मध्य प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में प्रभावी योगदान दे सकें। इस नीति में आयु वर्ग वाली जनसंख्या को शामिल किया गया है। कौन सी? 15 से 29 वर्ष की आयु वाली जनसंख्या को। युवा महापंचायत 2022 से प्राप्त सुझावों, राष्ट्रीय युवा नीति ड्राफ्ट 2021, विभिन्न देशों की युवा नीति का अवलोकन करने के बाद देश के अन्य राज्यों की युवा नीति एवं मध्य प्रदेश युवा नीति 2008 के अध्ययन उपरांत ही वर्तमान मध्य प्रदेश युवा नीति को तैयार किया गया है। युवा नीति के क्या हैं उद्देश्य? तो उद्यमी बनाने के साथ जोखिम लेने के लिए भी तैयार हो, कृषि एवं पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी बने, वैज्ञानिक स्वभाव एवं दृष्टिकोण के से युक्त हो, वित्तीय व्यवस्था एवं संरचना के प्रति जागरूक करना, राष्ट्र निर्माण एवं अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित बनाना, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना, संस्कृति एवं सरकार के प्रति आदर भाव विकसित करना, ये उद्देश्य है। क्या क्या घोषणाएं की गई हैं? तो इस नीति के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत पारिवारिक की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख से बढ़कर 8 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे अधिक परिवारों को लाभ दिया जा सके। नीट के आधार पर बनेगी 2 मेरिट लिस्ट, एक सूची 95% की एवं दूसरी सूची 5% की एवं दूसरी सूची 5% की तैयार की जाएगी। 5% वाली सूची सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएगी, जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एमबीबीएस, बीडीएस की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य के 1000 चिन्हित जनजाति युवा कलाकारों को 3 महीने तक 10,000 मानदेय पर फेलोशिप प्रदान की जाएगी और एमपी युवा नीति के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के छात्र इनोवेशन फंड को 100 करोड़ की लागत से निर्मित किया जाएगा। राज्य में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही युवा आयोग का भी गठन किया गया है। देश की युवा नीति की बात करें, राष्ट्रीय युवा नीति की, तो देश में पहली जो राष्ट्रीय युवा नीति है 1998 में तैयार की गई है ना, और इसमें संशोधन होते रहे हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 1988 में युवाओं को 15 से 35 वर्ष की आयु में परिभाषित किया गया और 2003 की जो युवा नीति थी उसमें 13 से 35 वर्ष, और 2014 में जो नीति आई है उसमें 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 2019 के अनुसार चीन और अमेरिका में 37, यूरोप में 45 और जापान में 49 वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में भारत में युवाओं की औसत आयु जो है वो 28 वर्ष है। आज मध्य प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 25% है। मध्य प्रदेश में पहले कुछ और नीतियों को जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई? 1952 में। ये पूरा का पूरा जो टेबल है ना, ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो याद रखनी है। मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई? 1952 में। मध्य प्रदेश की नई वन नीति 2005 में लाई गई। भारत की प्रथम वन नीति आई थी 1894 में अंग्रेजों के समय। वहीं भारत की जो द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति आई 1988 में, है ना, और उसके बाद फिर नई वन नीति आई, जो राष्ट्रीय नई वन नीति आई वो आई थी 2018 में। तो मध्य प्रदेश की पूछी जाए तो आपको 1952 ध्यान रखना है पहली, और पहली भारत की पूछी जाए तो 1894। मध्य प्रदेश की नई वन नीति पूछी जाए तो 2005 और भारत की पूछी जाए तो 2018 याद रखना है। मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति जो है वो 1989 में लाई गई थी। मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति जो है वो 1989 में, द्वितीय खेल नीति 1994 में और मध्य प्रदेश की तृतीय खेल नीति 2005 में लाई गई है, और नई वन नीति भी 2005 में ही लाई गई है। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति जो है वो 1995 की है। कब की है? 1995 की। और नवीनतम जो है वो 2010 की है।
अब हमें बात करनी है मध्य प्रदेश की सहकारिता नीति की। देखो मध्य प्रदेश में सहकारिता नीति 2023 जो है वो लागू की गई है। देखो इसका उद्देश्य क्या होता है पहले हम आपको वो बता दें, फिर हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आपको, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स बुक है होती है ना, जो जैसे सहकारी नीति है तो सभी तो नहीं पूछा जाता ना। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की बात अलग होती है और मेंस परीक्षा की बात अलग होती है। समझो तो जो सहकारिता का मूल उद्देश्य होता है सामान्यतः नागरिकों एवं विशेष रूप से कमजोर वर्ग का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है ना। यह सहकारिता नीति जो है जन आंदोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं सहकार से समृद्धि के उद्देश्य को हासिल कर आत्मनिर्भर भारत के आदर्शों को वास्तविक रूप में साकार करेंगी, ऐसा माना जा रहा है। देखो जो महत्वपूर्ण ये है कि सहकारी समितियों के कामकाज में सहकारी मूल्यों और सिद्धांतों की भूमिका बड़ी होती है। और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो 1904 का समय है, 1904 में पहला सहकारिता अधिनियम आया था, सहकारी समिति अधिनियम आया था भारत में। उसके बाद 1904-05 में ही मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रदेश की पहली सहकारी समिति पिपरिया में गठित हुई थी। तो भारत के लिए अधिनियम आया था 1904 में, सहकारी समिति अधिनियम। और 1904-05 में ही क्या हुआ मध्य प्रदेश में, जो उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश था सीपी एंड बरार, उसमें पहली सहकारी समिति जो है पिपरिया में गठित हुई थी। एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तथ्य याद रखना है वो ये है कि मध्य प्रदेश सहकारिता नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जो मध्य प्रदेश है सहकारिता नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। हमारी जो दूसरी नीति है मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023। तो माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति जो 2023 है, इसका जो देखो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने अपनी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक की और शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए एक नीति बनाई। तो किसके लिए है? उनके लिए, शासकीय सेवकों के लिए। यह नीति राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति 2001 का स्थान लेगी। कौन सी नीति? मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023। मध्य प्रदेश की वर्तमान प्रशिक्षण नीति लगभग 22 साल पुरानी हो चुकी थी, समय आ गया था कि इसे बदला जाए, इसलिए बदला गया है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि RCPV नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी को मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। तो पूछा जा सकता है कि मिशन कर्मयोगी के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो RCPV नरोन्हा अकादमी है। कौन सी? RCPV। ये जो मिशन कर्मयोगी है, ये नवीन खाता बनाया जाएगा इसमें, जिसके तहत प्रत्येक शासकीय विभाग को उसके वेतन खाते की 1% राशि जो है वो प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये तो हमने देखी मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति, है ना, मध्य प्रदेश सहकारिता नीति देख ली हमने। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश आबकारी नीति की। यह नई नीति 2023-24 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और राजपत्र में ये 22 फरवरी 2023 को प्रकाशित हुई थी। इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं कि शराब की दुकानें, स्कूलें, कॉलेज धार्मिक स्थल से 100 मीटर के दायरे में नहीं चलेंगी। शराब के नशे में वाहन चलाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। किसमें? मध्य प्रदेश आबकारी नीति 2023-24 के तहत। अन्य महत्वपूर्ण नीतियां जो मध्य प्रदेश की हैं मध्य प्रदेश सुराज नीति 2023, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 की है, मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2022 की है और मध्य प्रदेश नवीकरण ऊर्जा नीति जो है वो 2022 की है। अब हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन की। चंद्रयान मिशन से संबंधित मध्य प्रदेश के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है उसकी बात करते हैं। चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी और सफल चंद्र मिशन है। यह चंद्र मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का सफल प्रयास है। तो किस ध्रुव पर गए थे हम? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गए थे। चंद्रमा के इस हिस्से तक पहुंचने वाला भारत एकमात्र देश है। तो हम क्या हो गया, पहले ऐसे राष्ट्र बन गए हैं जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गए हैं। इसरो के चंद्रयान 3 के मिशन में मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भूमिका निभाई थी और पहला नाम है महेश ठाकरे। ये बालाघाट के वैज्ञानिक महेंद्र की इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आकाश धमाने का नाम याद रखना है ना, ये भी बालाघाट जिले से हैं।
ओम पांडे सतना जिले से हैं, प्रियांशु मिश्रा उमरिया के, और तरुण से जो है वो रीवा के हैं, और नीरज सत्त जो है वो खरगोन से संबंधित हैं। इस प्रकार से इनको याद रखना है। अब हम आपको जानकारी दे दें कि ये जो पोर्शन शुरू हो रहा है ये है मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से संबंधित, और इनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो में इतना ही है। यूनिट 9 परीक्षा धाम की बुक से हमने पहले ही कंप्लीट करा दी है पूरी बुक, तो यूनिट 9 कंप्लीट करा दी गई है, उसके वीडियो आपको देख लेने हैं। यूनिट 9 के वीडियो कंप्लीट करा दिए गए हैं, उसको आपको देख लेना है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।